हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के तीसरे पार्ट के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के सूत्र के बारे में। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों तरह के दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला, ये कहीं ना कहीं आप लोग देखे जरूर होंगे, और नहीं देखे हैं तो आज फिर इसका डेरिवेशन हो जाएगा। कैसे आया है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। तो ये है दर्पण का फॉर्मूला। एफ इसमें क्या है, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। एक बार फिर से रिपीट कर लो। एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये है दर्पण का सूत्र, यानी मिरर्स फॉर्मूला है। बात समझ में आई? तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग आवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे। रेखीय आवर्धन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो उसका भी छोटा सा डेरिवेशन इसमें हम लोग निपटाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दर्पण का फॉर्मूला है। तो हम कोई भी दर्पण लेकर, एक दर्पण लेकर प्रूफ कर दे रहे हैं, उत्तल या अवतल। तो हम अवतल लेकर चल रहे हैं प्रूफ करने। तो मान लेते हैं ये है अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। कैसे पता चला ये अवतल है? उभरे हुए पृष्ठ पर इसके पॉलिश या कलई की गई है। यहाँ पर ये क्या है, ध्रुव है P। ये लाइन कौन सी लाइन होती है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर मान लेते हैं यहाँ कहीं क्या है, अपना फोकस है। यहाँ कहीं क्या है, C है, वक्रता केंद्र है। बात समझ में आई? ठीक है। इधर होता है इन्फिनिटी। ध्रुव क्या है, फोकस क्या, वक्रता केंद्र क्या है, ये सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़े थे, समझे थे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई एक वस्तु रखी है, इसको नाम दे दे रहे हैं O'। इस वस्तु का अगर हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो हम पहले ही बता चुके हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट 2 रेज इज नेसेसरी। कम से कम 2 किरण तो होना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक किरण भेज रहे हैं समांतर। समांतर जाने वाली किरण कहाँ से आने वाली है, फोकस से। समांतर जाने वाली किरण कहाँ से, फोकस से। एक किरण भेज देंगे वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यहाँ दोनों कट कर रही हैं, तो यहाँ बन रहा है क्या, प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को नाम दे दे रहे I', इमेज। ऑब्जेक्ट के नाते O', इमेज मीन्स प्रतिबिंब। ये बना प्रतिबिंब। इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये यहाँ से डाल देते हैं एक लंब, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, नाम दे देते हैं इसको यम। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, हम दर्पण का सूत्र का निगमन करेंगे। तो एक नियम है समरूपता नियम। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यही है समरूपता नियम। तो जरा देख लो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है। कैसे? ये कोण 90, ये कोण 90, एक कोण बराबर। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो आमने सामने के कोण भी क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने कोण। तो दोनों त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए, मीन्स ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूपता नियम। वैसे सिमिलरली इसमें भी हम लगा सकते हैं। तो ये अगर इसको मान ले ऐसे, ये वाला त्रिभुज @ और हैशटैग वाला त्रिभुज, सबसे पहले इस त्रिभुज का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर इन 2 त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है जरा देख लो, इन ट्रायंगल OC तथा त्रिभुज II' में क्या करेंगे, O' के संगत भुजा को लेकर हम चलेंगे। II' = OC के संगत भुजा इसमें कौन सी है, IC। और इसके संगत वाली भुजा ये है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अपना काम 2 से ही हो जाएगा। इसका कोई यूज नहीं होगा इसके डेरिवेशन में, तो उसको हम लेकर नहीं चलेंगे। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। बात समझ में आई? ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज AMF तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, II',
एफ में, फिर लगाएंगे समरूपता नियम, तो क्या होने वाला है, एम के संगत क्या होगा, आई आई डैश, एम के संगत आई आई डैश इज इक्वल टू एम एफ के संगत क्या होने वाला है, आई एफ, एम एफ के संगत क्या होगा, आई एफ। बात समझ में आई। परंतु एक चीज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू ओ डैश, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं और ये एक आयत दिख रहा है, तो यहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं, तो क्या हो जाने वाला है, ओ डैश डिवाइड बाई आई आई डैश इज इक्वल टू एम एफ बाई आई एफ। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको क्या, 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों में एक चीज हमें दिख रहा है कॉमन, ओ डैश आई आई डैश, ओ डैश आई आई डैश। इस ओ डैश की जगह पर, ओ डैश बाई आई आई डैश की जगह समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं क्या भैया, ओ सी डिवाइड बाई आई सी इज इक्वल टू एम एफ बाई आई एफ। तो ये कहाँ से हुआ, बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। इसके प्लेस पर हमने ये वाला मान रख दिया, इसकी जगह पर ये वाला मान रख दिया, तो ये कहाँ से हुआ है, समीकरण 1 से संभव हुआ है। कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और, जैसा कि पढ़े थे ध्रुव का जब डिफिनीशन हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पर बताए थे कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, दर्पण के पोल से। चूंकि यम पॉइंट क्या है, वेरी नियर टू पी है, यानी यम जो है पी के बहुत करीब है, यम जो है पी के बहुत करीब है। तो अगर यम पी के बहुत करीब है तो तब यम को कहाँ पर मान सकते हैं, तो यम को पी पर मान सकते हैं, यम को पी पर मान सकते हैं। तो मान लो यम को पी पर मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यम को अगर पी पर मान सकते हैं तो यही जो अपना समीकरण मिला है लास्ट में, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओ सी डिवाइड बाई आई सी, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ यम की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी एफ और यहाँ पर क्या, आई एफ। अब यहाँ जरा समझ लीजिए, ओ सी, इस त्रिभुज में ओ सी, ये वाली दूरी तो हमें नहीं पता होती, हम सभी दूरियां मापते हैं ध्रुव से, तो ओसी को हम कन्वर्ट करेंगे ध्रुव के हिसाब से। इस वाली दूरी को हम लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी, क्या निकल के आएगा, ओसी। तो ओसी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी डिवाइड बाय आई सी। आई सी जरा देख लो इस त्रिभुज में क्या है, ये है आई सी। तो आई सी वाली डिस्टेंस को, ये इतनी वाली दूरी को अगर हम ध्रुव के हिसाब से लिखें, पोल के हिसाब से लिखें, तो क्या होने वाला है, पी सी माइनस पी आई। पूरे में से इधर वाली दूरी हटा दो तो बचेगा यही, पी सी में से पी आई निकाल दो तो बचेगा क्या, आई सी। तो क्या हो जाने वाला है, पी सी माइनस पी आई। पी एफ में कोई फेरबदल नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पोल से है, सब में पी 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 आ रहा है। आई एफ, आई एफ जरा ढूंढ लो कहाँ है, तो ये है आई एफ। आई एफ को लिख सकते हैं हम लोग पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। इस डिस्टेंस को पूरे पी आई में से अगर ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा कितना, आई एफ या एफ आई बचेगा। तो क्या हो जाने वाला है, पी आई माइनस कितना, पी एफ। ये पता चल गया। सब में क्या है, सभी टर्म में क्या है, पी का टर्म है, यानी सभी दूरियां कहाँ से अब नाप रहे हैं हम लोग, ध्रुव से माप रहे हैं। बात समझ में आई। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाला टॉपिक मिटा रहे हैं हम। फिर क्या होने वाला है, पी ओ जरा समझते हैं। पी से ओ की दूरी को बोलते हैं यू, ध्रुव से वस्तु की दूरी को बोलते हैं यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं वी, स्मॉल वी,
ध्रुव से फोकस की दूरी को बोलते हैं स्मॉल एफ, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो ये सभी दूरियां हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, सभी दूरियां देख लो बाएं साइड में है, और बाएं साइड की दूरियां चिन्ह परिपाटी के हिसाब से कैसी होती हैं, माइनस होती हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें पीओ तो माइनस यू, पी आई कितना होगा, तो पी आई होने वाला है माइनस वी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी होती है, फोकस दूरी कितना होने वाला है, माइनस एफ। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, माइनस आर। सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ले जाकर यहाँ पर पुट कर दो इन सब को, इसको तुम लोग यहाँ पर नीचे लिखना। तो यहाँ पर सारे मान जब पुट करेंगे तो पीओ के प्लेस पर कितना हो जाएगा, माइनस यू, माइनस पीसी की जगह पर कितना, माइनस आर, डिवाइड बाई पीसी, फिर से है पीसी, पीसी की जगह पर फिर से क्या, माइनस आर, माइनस बीच में है, पी आई की जगह पर माइनस वी, इज इक्वल टू पी एफ की जगह पर, तो पी एफ की जगह पर माइनस एफ, डिवाइड बाई पी आई की जगह पर कितना, माइनस वी, माइनस पी एफ की जगह पर माइनस एफ। तो क्या हो जाने वाला है, चलो एक बार रख देते हैं माइनस एफ। तो यहाँ से क्या होगा भैया, तो ये माइनस यू प्लस आर डिवाइड बाई माइनस आर, माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ माइनस एफ, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस एफ। चूंकि r इज इक्वल टू होता है 2f, r बराबर होता है किसके, 2f के, तो ले जाकर यहाँ पर रख देंगे तो क्या होने वाला है, माइनस यू प्लस आर की जगह 2f डिवाइड बाई आर की जगह 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइड बाई माइनस यू प्लस एफ। ठीक है, अगर आपको समरूपता नियम नहीं आता है तो आप tan का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो वो भी बात वही होने वाली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर वाला टॉपिक हम मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये नोट नहीं किए हैं तो। अब जरा समझते हैं इसके आगे का टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप सब चल रहा है, डेरिवेशन, बात समझ में आई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है भैया, माइनस यू प्लस 2f में गुणा हो जाएगा किसका, माइनस यू प्लस एफ का, और माइनस एफ में इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा होगा। ऐसे आप लोग मत दिखाना, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल कर देना, माइनस 2f प्लस वी, क्या होगा यहाँ से, माइनस यू का गुणा माइनस यू में, माइनस यू का गुणा, सॉरी माइनस यू का गुणा माइनस यू में, एक मिनट, ये v है, सॉरी ये क्या है, v है, ये क्या है, v है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, v हो जाने वाला है। तो माइनस यू का माइनस v में गुणा करोगे तो क्या आ जाने वाला है, uv, माइनस यू का f में माइनस एफ यू, 2f का v में माइनस 2fv, 2f का f में कितना, 2f स्क्वायर, f का 2f में कितना, 2f स्क्वायर, f का v में माइनस fv होने वाला है। कुछ कटने वाला है तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट। सारे f वाले टर्म को एक साइड में कर लो और uv वाले टर्म को एक साइड में, तो इसको इसी तरफ रख रहे हैं, ये दोनों उस पार जाएंगे तो इधर माइनस है, पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा और मुलाकात हो जाएगी माइनस fv से। अब यहाँ पर क्या होगा, uv इज इक्वल टू एफ यू, 2fv में से fv घटेगा तो क्या आ जाने वाला है, fv। ये आ गया दर्पण का फॉर्मूला। अब इस रूप में तो दर्पण का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, uvf से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो भाग जब करेंगे तो क्या होने वाला है, uv में भाग करेंगे uvf से, fu में भाग करेंगे uvf से, fv में भाग करेंगे uvf से।
तो क्या होगा, यू वी कैंसिल आउट। यहाँ कौन कौन कैंसिल आउट, एफ यू कैंसिल आउट। यहाँ एफ वी बन जाए, एफ वी से वी एफ हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचा कितना, नीचे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब मुस्कुराने की घड़ी आ गई है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आ गया अपने पास दर्पण का फॉर्मूला। तो इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए भी अगर हम लोग डेरिवेशन करते तो उत्तल दर्पण के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, केवल चित्र थोड़ा सा, डायग्राम थोड़ा सा विपरीत होगा। जैसा कि शुरुआत में समरूपता नियम लगाए थे वैसा ही सेम समरूपता नियम लगाना है, 2 बार 2 समीकरण बनाना है, तुलना करके सारा मान रख देना है और चिन्ह परिपाटी का ख्याल रहे, r बराबर 2f का इस्तेमाल करना है। तो ये आ गया दर्पण का फॉर्मूला। f क्या है इसमें, तो f है दर्पण की फोकस दूरी। एक बार फिर से बता रहे हैं, f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दर्पण की फोकस दूरी। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी। u है दर्पण से वस्तु की दूरी, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, f है दर्पण की फोकस दूरी। तो एक बार फिर से, f इज व्हाट, तो f है दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। जब भी कभी प्रतिबिंब दिया रहेगा, वस्तु दिया रहेगा, फोकस दूरी निकालना रहेगा, कोई भी 2 टर्म हमको दिए रहेंगे प्रश्न में और एक तीसरा इस हमसे पूछेगा, तो इसके न्यूमेरिकल को हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। दर्पण के ढेर सारे न्यूमेरिकल उसमें हम लोग लगाएंगे, 7-8 न्यूमेरिकल अच्छे लगाएंगे दर्पण का। इसमें नहीं, इसमें दर्पण का डेरिवेशन करेंगे और रेखीय आवर्धन समझेंगे। रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं तो इसको अच्छे से नोट कर लें समझकर। चलिए नेक्स्ट क्या है, दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो इसके लिए हमें दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हम लोगों को पढ़ना है। डिफिनीशन क्या होता है दर्पण का रेखीय आवर्धन का, तो रेखीय आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किस अक्षर से, स्मॉल m से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। m का जो फॉर्मूला लिखा होता है, m बराबर -v/u इज इक्वल टू I/o, या बहुत सी बुकें y2/y1 भी इस्तेमाल करती हैं। तो आप कोई भी यहाँ पर चर इस्तेमाल कर सकते हैं, I/o भी इस्तेमाल कर सकते हैं, y2/y1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 तरह से दर्पण के रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग परिभाषा बता सकते हैं। किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन। किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को उस दर्पण का क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v और उस दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन। दूसरा डिफिनीशन, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज, कितना लंबा इमेज बन रहा है, कितनी लंबाई का है, कितना बड़ा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को भी क्या बोल देते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो कहीं से भी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन का डिफिनीशन तो हमने याद कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, रेखीय आवर्धन हम क्यों यूज करते हैं, तो रेखीय आवर्धन हम इमेज और ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं
कि इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु बड़ा है, या दोनों बराबर हैं, ये तुलना करने के लिए दोनों में हम तुलना करते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु में तुलना करने के लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? तो आवर्धन प्रतिबिंब और वस्तु में तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में तुलनात्मक चीज है। इसका कोई मात्रक नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ही अनुपात हैं, दोनों ही सेम राशियों के अनुपात हैं, मतलब आवर्धन सेम राशियों का अनुपात है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एक संख्या है। अगर यम का मान 1 से अधिक आए तो इसका मतलब है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। बात समझ में आई? अगर यम का मान 1 आए तो इसका मतलब जो है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। अगर आवर्धन 1 से कम है तो इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। बात समझ में आई? तो ये इसका मतलब है। अब कहेंगे यहाँ माइनस क्यों लगा है? तो माइनस जब हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में आएगा। अभी छोटा सा डेरिवेशन है, उन सबको हम लोग करेंगे। अभी ये भी देखेंगे किस दर्पण के लिए आवर्धन कितना होता है। और जैसा कि पहले वाले पार्ट में हमने डिफिनीशन बताया था कि किस समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव +1 होता। कैसे 1 होता है अभी हम समझ लेंगे। और किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से कम होता है, या किसका 1 से अधिक, 1 से कम कुछ भी हो सकता है, तो ये अभी समझेंगे। तो डिफिनीशन क्या है? किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन, या किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? दर्पण का रेखीय आवर्धन। ये प्रतिबिंब और वस्तु में तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में तुलना, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में तुलना करने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, समझना जरा। फिर वही अवतल दर्पण पकड़ कर चल रहे हैं। ये है अपना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ये है अवतल दर्पण। ये है ध्रुव। यहाँ से होकर जाने वाली लाइन जो सी से भी होकर जाए क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये है पी, पोल। सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। यहाँ कहीं होगा एफ, यहाँ कहीं मान लेते हैं सी है। यहाँ फिर वही चीज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ऑब्जेक्ट से जब एक किरण हम लोग भेजेंगे समांतर तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। और एक किरण हम भेज दे रहे हैं ध्रुव से। कहाँ से भेज दे रहे हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव से जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर प्रकाश किरण परावर्तित होगी। तो थीटा कोण पर अगर आपतित हो रही है तो थीटा कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित। यहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ से भी भेजे होते तो भी यहीं सेम जगह पर बनता। ठीक है। अब कहोगे कि यहाँ से खींच रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। नाप कर जब बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया प्रतिबिंब कौन सा? आई डैश। बात समझ में आई? ये अपने पास बन गया प्रतिबिंब आई डैश। ठीक है। इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं ओ है, और इसकी लंबाई को मान लेते हैं क्या है? आई। प्रतिबिंब की लंबाई आई। वास्तविक प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है। अलग अलग केस में हम लोग समझे थे सेकंड पार्ट में। तो अब क्या करेंगे? अपने पास दो त्रिभुज है, समरूपता नियम लगाने के लिए ये एंगल बराबर है, ऊपर वाले में नीचे वाले में एक कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो गए। थीटा कोण के बराबर है, तो दो कोण बराबर हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी में, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता नियम क्या कहता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ओ डैश डिवाइड बाई आई डैश इज इक्वल टू क्या होने वाला है? ओपी। बड़े वाले त्रिभुज में ओपी के संगत छोटे वाले में कौन सा? आईपी। यही tan अल्फा है। tan थीटा लगाते तो लंब बटा आधार, tan थीटा लगाते लंब बटा आधार आता।
तो वही चीज़ है tan थीटा। तो थीटा बराबर क्यों है, क्यों ये कोण दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं जहाँ भी परावर्तन होता है। और कैसे पता चला कि ये आपतन कोण है, क्योंकि C से होकर जाने वाली कोई भी रेखा और P से जो होकर जाती है वो अभिलंब होती है। तो ये अभिलंब है, ये हमने डिस्कशन किया था पहले वाले पार्ट में। अब O डैश की लंबाई को हमने माना है O, तो चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस O। I डैश को माना है I लेकिन माइनस I, क्योंकि नीचे बन रहा हो, नीचे की दूरी होती है निगेटिव। OP है ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस U होती है। ये वाली डिस्टेंस होती है कितनी, ये वाली डिस्टेंस होती है U माना गया है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को क्या मानते हैं हम लोग, V मानते हैं। तो क्या होने वाला है, वो भी बाईं तरफ है तो माइनस V, माइनस माइनस कट जाएगा। इसको उलट दें अगर तो क्या होने वाला है, V बाई U इज इक्वल टू माइनस I बाई O। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या होने वाला है अपने पास, माइनस V बाई U बराबर I बाई O। इसी अनुपात को हम लोग एक नाम दे देते हैं क्या, यम। तो यम बराबर आ गया माइनस V बाई U बराबर क्या, I बाई O। ये आ गया दर्पण का रेखीय आवर्धन। अब ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन यही होता है। बात समझ में आई। एक ट्रिक याद रख सकते हैं, प्रश्न में अगर गुना शब्द कहे तो प्रश्न में अगर गुना शब्द कहे तो तुरंत समझ जाओ क्या दिया है, यम दिया है। 2 गुना, 4 गुना, आधा गुना, 5 गुना, तिगुना बराबर। अगर ऐसा कुछ कह रहा है 2 गुना 4 गुना, अगर 2 गुना कह रहा है तो यम 2 इस्तेमाल करोगे, आधा गुना कह रहा है यम हाफ इस्तेमाल करोगे, 3 गुना कह रहा है तो यम 3 इस्तेमाल करोगे। अब दूसरी चीज, इसी में आभासी प्रतिबिंब के लिए अगर आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब के लिए यम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यम पॉजिटिव लेकर चले। 2 गुना कह रहा है आभासी प्रतिबिंब तो प्लस 2 लेकर चलो। 4 गुना कह रहा है आभासी प्रतिबिंब प्लस लेकर चलो। वास्तविक प्रतिबिंब अगर कह रहा है, वास्तविक रियल इमेज कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम क्या लेकर चलेंगे हम लोग, माइनस लेकर चलेंगे। यानी ऐसे प्रश्न में कह रहा है 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस 2 लेकर चलेंगे, माइनस 5 लेकर चलेंगे। 5 गुना अगर कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब तो माइनस 5 लेकर चलेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहीं पर एक चीज और भी जाते जाते खत्म हम लोग करेंगे कि किस दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव +1 होता है। तो जैसा कि जानते हैं समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ये कट जाएगा तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है हमेशा। ठीक है, कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अच्छा, यहीं पर हम लोग अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन अगर देखें तो अवतल दर्पण में कभी वस्तु और प्रतिबिंब बराबर भी थे, कभी प्रतिबिंब बड़ा था, कभी वस्तु छोटा, कभी प्रतिबिंब छोटा था, वस्तु बड़ा। तो अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या हो सकता है, 1, 1 से अधिक, 1 से कम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा छोटा बनता था ऑब्जेक्ट से, तो उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे या और भी तमाम चीज़ों को हम लोग को पढ़ना रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितनी भी बात लास्ट में बोले हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।